आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लॉपसैंग सेंगे। 罗山生给写给我，我就进 小众帮助给他们家店铺许久人。 मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा वो नहीं सर, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर आप लोग ने मेरे को बुलाया, मैं हाजिर हूँ। 2025 में दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जितने बदलाव हुए हैं। इसी माहौल में पीएम मोदी चीन गए और उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। जो तस्वीरें वहाँ से आई उसको एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट की तरह देखा गया। आप जाते हैं, हिंदी चाइना बाय बाय कहते हैं, फिर 2-3 साल के बाद गलवान हो जाता है और चाइना कहता है हिंदी चाइना बाय बाय। चाइना नंबर 1 होना चाहता है सारे संसार में। पहले एशिया में नंबर 1 होने के लिए नंबर 2 जो भी है भारत है, उनको दबाना पड़ता है। ये जो डैम की बात होती है बार बार, या ये बातें चिंताएं जताई जा रही हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है पर्यावरण को। इन बातों के बाद भी चीन उसको रोक नहीं रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? मोर डैम्स मीन्स मोर अर्थक्वेक्स। चीन जब मूव करता है, 2 कदम आगे लेते हैं, तो हम चाहते हैं हिंदी चाइना बाय बाय, हम दोस्ती करेंगे, ठीक है। 1 कदम पीछे लेते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं। वो तो 1 कदम तो फायदा ही फायदा लेके अभी तक जाते रहा। डैम का भी यही है। शिनजियांग से लेकर वो हम नीति कहते हैं और कोंगबो कहते हैं, वहाँ तक उनका हाईवे और रेलवे आ रहा है। हाईवे तो आ चुका है, रेलवे आ रहा है। उनका 4 हाईवेज और 3 हाई स्पीड रेलवे और एयरफील्ड उस तरफ। अब इस तरफ अरुणाचल में भारत में क्या है? तो जब जंग होंगे, जंग जो जीतेगा वो हारेगा। कैसे? सप्लाई चेन कैसा हो? चाइना का जितना भी इस्टेब्लिशमेंट है वो लगातार ये कहता है कि हमने बहुत वहाँ पे इंफ्रा डेवलप किया है। तिब्बत के अंदर सड़कें हैं, रेल लाइंस हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अभी तक चीन ने जितना भी तिब्बत से लेके गया, और वो तो कंपेयर करे तो तिब्बत को कुछ भी नहीं मिला। चीन ने ज़्यादा लिया हुआ। कल्चरल रिप्रेशन का, चाहे वो तिब्बत की बात हो या शिनजियांग की बात हो, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? वो धर्म मानते ही नहीं है। धर्म कहते हैं ये तो पॉइजन है। आपने कुरान को वो जला रहा है, मॉस्क को तोड़ रहा है, और इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। ये जो दलाई लामा ने जो बयान दिया, जो लेटर लिखा, उसकी अहमियत क्या है और ये पूरा जो रीइंकार्नेशन की जो प्रोसेस है वो चलती कैसे है? परम पावन दलाई लामा जी हमारा गुरु है। उनका सोच, उनका विचार, उनका डिसीजन है। कहाँ पैदा हूँ, कब पैदा हूँ। जब आप कह रहे हैं चीन में नहीं होंगे, तो क्या उस तिब्बत में भी नहीं होंगे जो चीन के? वो अनुपम खेर का डायलॉग है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं थक गया हूँ 10 मार्च की रस्में निभाते निभाते, धर्मशाला की पहाड़ियों से चीखते चिल्लाते। मैं थक गया हूँ सड़क किनारे स्वेटर बेचते बेचते, 40 बरस धूल ढक्कड़ में बैठे बैठे। मैं थक गया हूँ चावल दाल खाते खाते, कर्नाटक के जंगलों में गाय चराते चराते। मैं थक गया हूँ मजनू के टीले की मिट्टी में अपनी धोती खींचते खींचते। मैं थक गया हूँ उस देश के लिए लड़ते लड़ते जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। ये अल्फाज हैं तिब्बती कवि और एक्टिविस्ट तेंजिन सुंडू के। इन अल्फाज में बयान हो रही है एक पीढ़ी की थकान, उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी, जो निर्वासन में पली बड़ी है, निर्वासन में जन्मी है हमारे आपके देश भारत में। और जिन लोगों की रोज़मर्रा की जिद्दोजहद का वो जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे ही देश में जो है बिखरे हुए हैं और अपने वतन लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम उनकी ही दुनिया की बात करेंगे कि जो दुनिया बदल रही है, जो नई दुनिया बन रही है, उनमें उनकी हिस्सेदारी का मुस्तकबिल क्या है। और आज हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनको उस दुनिया की अच्छी खासी समझ है, क्योंकि उनके पिता भी 1959 में शरणार्थी के तौर पर तिब्बत से भारत आए थे। उनका जन्म भी शरणार्थी के तौर पर दार्जिलिंग में हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, हार्वर्ड लॉ स्कूल भी गए और आखिरकार उन्हें अपने जीवन में तिब्बती लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। 2011 से 2021 तक उन्होंने सिक्योंग की भूमिका निभाई। आप इसे राष्ट्रपति समझ सकते हैं तिब्बत की निर्वासित सरकार का। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लॉपसैंग सेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, बहुत खुश हूँ। ललन तो पॉडकास्ट में आने का मौका मिला। ललन तो का पॉडकास्ट में देखते रहा हूँ। मैं भी कभी सोचता था कि काश मैं भी ललन तो में जाके ना मेरा जो सोच है, जो विचार है आपके सामने रखूँ, मगर मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा वो
नहीं सर, आप बिल्कुल comfortable कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर आप लोग ने मेरे को बुलाया, मैं हाजिर हूँ। आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। सर सबसे पहले शुरुआत से करते हैं। अभी आपने जो कहा ना, तेंजिंग चुंडू मेरा दोस्त भी है। अच्छा, हाँ। क्या बात। तो आपने कहा था, वो आप शुरू में मैंने कहा था धर्मशाला में शोर मचाते मचे थक गया हूँ, आंदोलन करते थक गया हूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं तो थका नहीं हूँ। अभी भी कोशिश जारी है। हाँ, बिल्कुल। हम ये मेरे को विश्वास है कि तिब्बती का वो जो फ्रीडम जो है मिल जाएंगे और चीन का ग्रिप से हम अपना फ्रीडम मिल जाएंगे। ये विश्वास के साथ मैं सारे संसार में दौड़ते रहता हूँ। इस बार मैं भारत में 20 दिन के लिए आया। करीब मैंने 13 यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे चुका हूँ, अब 3 बाकी है। उसके बाद फिर वापस जाने हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब घूमते रहा। उनका मतलब तिब्बत के बारे में, परम पावन दलाई लामा जी के बारे में, उनके बारे में जो इश्यू है रेस करते जा रहा हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ कि हाँ, सुबह से लेके शाम तक मेरा बॉडी थक जाता है कभी कभी, मगर अच्छी तरह से नींद मिलने के बाद सुबह ना फिर मन नहीं थकता है। मन में सोचता हूँ कि मैं कभी थकूंगा नहीं, कोशिश जारी रखना है। अपना जो एफर्ट है वो करते रहना पड़ेगा। हाँ, तो हम विश्वास के साथ चलते हैं। बिल्कुल सर। सर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले जो बात करते हैं कि 2025 में दुनिया बहुत तेजी से बदली है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जितने बदलाव हुए हैं। ऐसे समय में हर एक देश जो है नए नए दोस्त तलाश रहा है। अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज है उसको भी डंट लगा है, उसको भी झटका लगा है, और उस वैक्यूम को, उस खाली जगह को चीन जो है भरने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में वो नए नए दोस्त तलाश रहा है, उनमें एक भारत भी है। इसी माहौल में पीएम मोदी चीन गए और उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। जो तस्वीरें वहां से आई उसको एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट की तरह देखा गया। दुनिया का तो ठीक है, लेकिन तिब्बतन्स उसे कैसे देख रहे हैं, तिब्बती उसे कैसे देख रहे हैं? ये तो थोड़ा भारी वाला सवाल है। इसमें पर्सपेक्टिव अलग से देख सकता है। इसलिए वैसे वो फोटो जो है पुतिन, मोदी जी और शी जिनपिंग ने देखे तो उसके बारे में बहुत ओपिनियन आया। ये हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अमेरिका से सब लोग मिल रहा है। अगर ये 2016 होता तो मैं थोड़ा, मेरे को घबराहट होता कि हाँ, क्योंकि चाइना के इमेज उस समय बहुत अच्छा था। तो वो अगर दोस्ती का हाथ फैला है तो देश लोग ना जाके सचमुच दोस्ती हो सकता था। 2016 के बाद चाइना का जो इमेज है, उनका बेसिक वो विस्तारवादी का सोच है, उनका डिसीट, धोखेबाजी का वो पॉलिसी है, सबको मालूम पड़ गया, स्पेशली कोविड के बाद। और भारत में तो गलवान का बहुत ट्रैजिक एक्सपीरियंस हुआ है और डोकलाम का बहुत ट्रैजिक एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो हुआ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, हाँ, ये थोड़ा टेक्टिकल मूव है थोड़ा, क्योंकि ट्रम्प के साथ वो टैरिफ का थोड़ा जंग चल रहा है ना, उस टेक्टिकल मूव है ये। शायद स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं है। अगर स्ट्रेटेजिक चेंज होता तो भारत के लिए वो फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक देखिए 60 साल के इतिहास में, हाँ, भारत ने कितना बार हिंदी चाइना भाई भाई किया। हाँ, जाते हैं हिंदी चाइना भाई भाई कहते हैं, फिर 2-3 साल के बाद गलवान हो जाता है और चाइना कहता है हिंदी चाइना बाय बाय। हाँ, फिर भारत जाते हैं हिंदी चाइना भाई भाई, फिर डोकलाम हो जाता है, चाइना कहता है कि हिंदी चाइना बाय बाय, गुड बाय कर देते हैं। हाँ, तो कितना बार धोखा मिल चुका है। हाँ, अब इतिहास में बहुत लिखा है। जितना भी नेबरिंग कंट्रीज है, चीन पाकिस्तान में गुस्सा हुआ, नेपाल में गुस्सा हुआ, बांग्लादेश में गुस्सा हुआ, श्रीलंका में गुस्सा हुआ, मालदीव से गुस्सा हुआ। ये जो दोस्त, ये प्रेम का वो तो सिंबल तो नहीं है ना, ये तो कंपटीशन का सिंबल है, भारत को दबाने का सिंबल है। इसलिए टैक्टिकल मूव हाँ, मगर स्ट्रेटेजिक मूव मेरे ख्याल में अब तो नामुमकिन है। सो जितने भी देश वहाँ गया था वो इसीलिए कि वो फोटो डोनाल्ड ट्रम्प को दिखाने के लिए गया, सच प्रेम के साथ दोस्त बनने के लिए नहीं गया। तो ये ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट जो हो रहा है ना, चीन कोशिश तो कर रहा है, मगर देखिए चीन भी ना, अगर ट्रम्प कहे कल तुम्हारे साथ टैरिफ में मैं कंसेशन दूंगा,
पहले दौड़ के कौन जाएंगे वाशिंगटन डीसी? चीन जाएंगे, शी जिनपिंग जाएंगे। शी जिनपिंग ने ट्रम्प को बुलाया है, चाइना आइए, आपको मैं अक्टूबर नवंबर में आइए, आपको मैं स्वागत करता हूँ। तो पहले वही दौड़ के जाएगा। तो जितने भी देश 20 देश वहाँ गए थे, सबको मालूम है अगर ट्रम्प बुलाएंगे तो वो लोग सब चले जाएंगे। अब इस बीच में भारत को अपने नाफा या अपने बिजनेस सेंस टैरिफ का डील बनाना है, वो कर देना चाहिए। देखो जो यूरोप ने किया, यूरोप जानता है किस तरह से अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जितना भी ट्रम्प ने गाली दिया, चुपचाप अपना डील कर दिया। यूके ने कर दिया, जापान और कोरिया भी बहुत उसमें स्पेशलिस्ट है अमेरिका के साथ कैसे रिलेशनशिप करना। अभी इंडिया का ना 50% टैरिफ जो बहुत महंगा है। अभी भारत में क्या चाहिए? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, अमेरिका का मार्केट चाहिए। अब क्योंकि जितना भी चीज़ बनाते हैं बेचना है, जब बेचेगा तो आपको नाफा होगा। तो मैं तो चाहता हूँ भारत और अमेरिका थोड़ा साथ में आए, जल्दी आए, अच्छे दोस्त बने, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसी है। नहीं सर, इसमें ही एक सवाल बेसिकली है कि जब हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को, तो चीन ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि, और कहना ही चाहिए कि उसका एक विस्तारवादी रवैया है और वो दूसरों पर बहुत आक्रामक रहता है। बट जब हम देखते हैं कि चाहे वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या डिफेंस की बात हो या टेक्नोलॉजी एआई की बात हो, उसमें जो चाइना जो है, आपने कहा कि 2016 की बात होती है, अभी की अगर हम बात करें तो उसमें एक मतलब एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए उसमें हमने देखा कि वहाँ से एक नारा कॉइन किया गया कि कमिंग ऑफ द, मतलब ये कहा गया कि भारत का एलिफेंट और चाइना का ड्रैगन साथ में आ रहे हैं और ये एशिया के डबल इंजन है। बट एट द सेम टाइम कई सारे एनालिस्ट ये लिख रहे हैं कि अगर भारत को भी एशिया मजबूत चाहिए और अपनी स्थिति मजबूत चाहिए वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको अमेरिका का भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट चीन से आप सीधे टक्कर नहीं ले सकते। तो सवाल ये है कि एक ये जो डिलेमा खड़ा हो गया है कि एक तरफ से हम भारत का एक जो एलाई था, जो पिछले 2 दशक से डेवलप हो रहा था वेस्ट में अमेरिका के तौर पे, और दूसरी तरफ अब ये स्थितियां बन गई हैं। लेकिन चीन के पास भी अब टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रेड है हमारा बहुत सारा, ऑब्वियसली उसमें भारत का उसमें बहुत घाटा होता है। तो ये बैलेंस को कैसे देखा जाए? देखिए, इतिहास के बारे में तो हम अभी मैं बात किया, कितना धोखा मिल चुका है भारत को। हाँ, अब देखिए, अब सब कुछ आप टेबल में रखिए। तो देखिए, भारत को चीन के साथ करीब ज़्यादा दोस्ती करने से फ़ायदा है, नाफा है। हाँ, ट्रेड में देखिए, भारत चीन को जो व्यापार में बेचता है और चीन से खरीदता है, भारत ज़्यादा खरीदता है। ट्रेड डेफिसिट तो भारत के खिलाफ ही है ना जी। और क्या है? दूसरा, बॉर्डर में कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक उनका इंकर्शन चलते रहते हैं। हाईवे आ रहा है, रेलवे लाइन आ रहा है, एयरफील्ड आ रहा है, आर्मी घुस रहा है अंदर। हाँ, तो वहाँ भी कन्फ्लिक्ट है। और नेबरिंग के हमने अपने पड़ोसी देश के बारे में तो बात हो गया। अब साउथ ईस्ट चाइना के में भी देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में भी, हाँ, वो कंबोडिया, लाओस तो उनके साथ है, म्यांमार भी उनके अंदर बहुत अंडर प्रेशर है, थाईलैंड भी इस तरफ उस तरफ जा रहा है। तो जहाँ भी इंडोनेशिया, मलेशिया, यू जस्ट नेम इट, एक्सेप्ट फॉर फिलीपींस, हाँ, तो उसकी तरफ खींच रहा है। ये देश लोग उसकी तरफ थोड़ा से जा रहा है, भारत के खिलाफ नहीं है, मगर भारत से ज़्यादा चीन के साथ जा रहा है। तो और सेंट्रल एशिया में देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखिए, सब चीन आया हुआ है। तो आपको टेबल में रख के देखना है कि कहाँ रिलेशनशिप मजबूत हो सकता है। और आपने एआई के बारे में कहा, और ऑटोमेशन हो रहा है, और टेक्नोलॉजी हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो रहा है, सोलर पैनल हो रहा है, जितना भी देखिए आप आइटम, सब में इंडिया और भारत का कंपटीशन है। इंडिया चाइना का, इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन है, और चाइना आगे दौड़ रहा है। तो एक मेजर इशू ये है, भारत नंबर 1 होना चाहते हैं। कहाँ है कि 2047 में हम नंबर 1 होंगे, मगर भारत जो नंबर 1 कह रहा है कि वो प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी, विजडम, सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है। जी। चीन कह रहा है कि 2049 में नंबर 1 होना चाहते हैं सारे संसार में। वो पॉलिटिकली, मिलिटरीली अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है।
खुले कह चुका है। तो चीन का एम्बिशन यही है कि वो सारे संसार में नंबर 1 हो। देखिए इतिहास के अनुसार जब एक देश नंबर 1 होना चाहता है, अमेरिका फॉर एग्जांपल, नंबर 2 जो है कनाडा और मेक्सिको हो सकता था, उनको एकदम छोड़ देते हैं, बहुत दूर का नंबर 2 बना देते हैं। मेक्सिको की जगह कब्जा कर लिए ना अमेरिका ने। तो जब नंबर 1 होने जाते हैं तो नंबर 2 उनको चैलेंज ना करे। तो एशिया में क्या है, चाइना नंबर 1 होना चाहता है सारे संसार में। पहले एशिया में नंबर 1 होने के लिए नंबर 2 जो भी है भारत है, उनको दबाना पड़ता है। इसलिए पड़ोसी में गुस्सा हुआ है, जितना भी देश में गुस्सा हुआ है, हर जगह कंपटीशन में भारत को दबाना का कोशिश करे, दबाना पड़ता है। क्योंकि चीन और अमेरिका का बीच में कंपटीशन और जंग जो भी हो, थोड़ा तोड़फोड़ तो होगा, इकोनॉमिकली, मिलिट्री, पॉलिटिकली। तो नंबर 2 नजदीक हो तो वो रिप्लेस कर सकता है ना। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से कॉशन रखना चाहिए भारत की विदेश नीति को जब चीन की तरफ हम देखते हैं। खुले आंख से। तो इसमें एक सवाल, एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर ये है कि ये जो डैम की बात होती है बार बार, तिब्बत के लोग तो और भी उससे परिचित होंगे क्योंकि ब्रह्मपुत्र में वहीं पे बन रहा है। सो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि मतलब जो लास्ट टाइम जो विजिट हुआ वांग यी का, जो चीन के विदेश मंत्री, जब वो भारत आए, या एससीओ समिट में भी जो बात हुई, तो इस मुद्दे पे कभी कोई खुलकर सहमति नहीं बन पाई। और हमने अपनी तरफ, भारत सरकार ने एक तरीके से रेज किया इस मुद्दे को, लेकिन चीन ने इसको बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी, उस पर बहुत बात नहीं की। और जो मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उस डैम का जो इकोलॉजिकल रिपरकशंस हैं, जो पर्यावरण के जो असर हैं, वो सिर्फ ये कहिए कि वो सिर्फ एक रीजन को महसूस नहीं करना है, उसके आसपास जो दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, चाहे हम साउथ ईस्ट एशिया में जाएं या भारत की ही बात करें, तो उसके भी बहुत ज़्यादा उसमें ये बातें, चिंताएं जताई जा रही हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है पर्यावरण को। इन बातों के बाद भी चीन उसको रोक नहीं रहा है। तो इसको तिब्बत के लोग कैसे देखें, और जो बाकी जो लोग, सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी के लोग, बाकी के जो देश इससे अफेक्ट होने वाले हैं, वो इसको कैसे देंगे सर? अब वो तो रोकेगा ही नहीं, वो डैम तो बनाएगा ही बनाएगा। इसको ना हिस्टोरिकल देख सकता है, मिलिटरी पर्सपेक्टिव देख सकता है, इन्वायरमेंटल देख सकता है, इकोनॉमिकल देख सकता है। हाँ, आपने इन्वायरमेंट के बारे में कहा। इन्वायरमेंटल तिब्बत में 400 डैम बना हुआ है और ब्रह्मपुत्र में 4 डैम बन चुका है, जो बनने वाला है। सारे संसार में 3 गोर्जेस डैम से भी बड़ा बनाना चाहते हैं। वो डैम बनने के बाद वो लोग कहता है, उनका की एक्सपेक्टेशन ये है कि 300 मिलियन पीपल को, हाउस होल्ड को एनर्जी दे। देखिए तिब्बत में सिर्फ 6 मिलियन पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी का अब चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे तिब्बत के पास एक्सेस है। मगर ये बनाना चाहते हैं तिब्बत की जनता के लिए नहीं, खुश के लिए। एआई आ रहा है, एआई का कंपटीशन में क्या है, एनर्जी चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर बनाएगा, जितना भी स्पीड होगा उसको उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अमेरिका हो या चीन हो, हर साल 10% से 25% अभी जो जितना भी एनर्जी है उससे ज़्यादा हर साल चाहिए। तो चीन का ये विचार ये है कि उनका नीति जो है कि उनको और 200 डैम बनाए, उसमें से ये एक है। तो ये कहाँ बना रहा है, अब मिलिट्री आ गया। हाँ, अरुणाचल उस तरफ, वहां बनाने से, अरुणाचल में क्यों बना, उनका इतना कॉन्फिडेंस है अरुणाचल में, उनका कॉन्फिडेंस, हाँ, में क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा, भारत भी, इंडिया भी कुछ कर नहीं सके, क्योंकि शिनजियांग से लेकर वो हम नीति कहते हैं और कोंगबो कहते हैं, वहां तक उनका हाईवे और रेलवे आ रहा है। हाईवे तो आ चुका है, रेलवे आ रहा है। चेंदू से लेके वहां पे रेलवे आ रहा है। ल्हासा से रेलवे अभी कनेक्टेड है। वहां पर बिगेस्ट एयरफील्ड है मिलिट्री, और मिलिट्री टाउन है। तो जब जंग होंगे, जंग जो जीतेगा वो हारेगा। कैसे, सप्लाई चेन कैसा हो, उनका 4 हाईवेज और 3 हाई स्पीड रेलवे और एयरफील्ड उस तरफ। अब इस तरफ अरुणाचल में, भारत में क्या है, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ईटानगर में एक एयरपोर्ट है, तवांग तो जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मिलिटरीली वो कह रहा है कि हम प्रिपेयर्ड है, कुछ भी बिगड़ नहीं सकेंगे। हाँ, और आपने इतिहास के अनुसार देखे
तो चीन कहते हैं कि अरुणाचल स्पेशली जो तावांग जो है साउथ तिब्बत है हमारा है, और 6 दलाई लामा वहाँ पे जन्म लिया हुआ है, वो हमारा है, तो वो भी क्लेम कर रहा है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर भारत और चीन के बीच में जंग हो तो लद्दाख से लेकर वो भूटान से सब 5 फिंगर है ना, 5 फिंगर्स। हाँ, वो अरुणाचल में ही होंगे, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना डेवलप है, उतना कॉन्फिडेंट है कि हम जंग होंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि मिलिट्री सप्लाई चेन का है ना वो एकदम तैयारी है। और 4 डैम बन चुका है, अब 5वां डैम बन रहा है ना, जो वो इतना पानी को, डैम मतलब पानी को रोकना है, पानी नीचे से जाते हैं, क्या होता है, मोर डैम्स मीन्स मोर अर्थक्वेक्स, क्योंकि तिब्बत में इतना डैम बना लिया, इसलिए रिसेंटली अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ, पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ, नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, नेपाल में 5,000 लोग मर गए, है ना, और 90,000 हाउस डिस्ट्रॉयड हो गए अभी तक। इसलिए जो अभी नेपाल का सरकार को खिलाफ आया ना, आंदोलन आया, उसके एक्टिविस्ट लोग ज्यादा वो अर्थक्वेक एक्टिविस्ट था, तो इकोलॉजिकल एक्टिविस्ट। हाँ, म्यांमार और वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ ना रिसेंटली, और तिब्बत में अर्थक्वेक हुआ अक्टूबर लास्ट। ये इतना अर्थक्वेक क्यों हो रहा है? तिब्बत में जितना भी डैम बिल्ड कर रहा है, उसका पानी जो अंदर से आके अर्थक्वेक हो रहा है। तो ब्रह्मपुत्र में वो जब डैम बिल्ड हो जाएंगे, तो असम का 1897 का बिगेस्ट अर्थक्वेक और 1950 का बिगेस्ट अर्थक्वेक, 1,000 लोग मर गए। मरने से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। जितने भी पोर फैमिलीज होता है ना, उनका सेविंग सब कहाँ जाते हैं? घर बनाने में। जब घर ही तोड़ दिया, तो नेपाल में जितने भी घर तोड़ा 90,000, अभी भी रिबिल्ड कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उनका सब इनकम हो। तो इन्वायरमेंटली वेब डिस्ट्रक्टिव है। इतिहास के अनुसार वो क्लेम कर रहा है कि ये साउथ तिब्बत, इसलिए वहाँ बिल्ड कर रहा है। हाँ, इकोनॉमिकली AI के लिए एनर्जी डेवलप कर रहा है, तो वो तो बिल्ड करेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, भारत में चीन जब मूव करता है, 2 कदम आगे लेते हैं, तो हम चाहते हैं हिंदी चाइना बाबे हम दोस्ती करेंगे, ठीक है, 1 कदम पीछे लेते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं। वो तो 1 कदम तो फायदा ही फायदा लेके अभी तक जाते रहा। डैम का भी यही है। भारत से इधर थोड़ा सा अगर हम ये बात करें कि तिब्बत के भीतर सी जिनपिंग से लेके चाइना का जितना भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो लगातार ये कहता है कि हमने बहुत वहाँ पे इंफ्रा डेवलप किया है। तिब्बत के अंदर सड़कें हैं, रेल लाइंस हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और उनका कहना है कि इससे एक विजिबल हैप्पीनेस आई है तिब्बत के भीतर। लेकिन मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपसे सुनना चाहता हूँ कि असलियत क्या है इस डेवलपमेंट की? क्या इसको ऐसे देखा जाए कि औपनिवेशिक काल में जो काम ब्रिटिशर्स ने किया था, रेल लाइंस डेवलप करने का, ताकि उनको जो शोषण करने में उनको आसानी होते रहे, क्या इसको थोड़ा सा अगर आप एलोबरेट करें तो? चीन ने, वो जो ब्रिटिश ने भारत पे किया रेलवे लाइन ना, उससे भी ज्यादा धोखेबाजी है। तो तिब्बत में रेलवे लाइन अभी कहा ना, तिब्बत में रेलवे लाइन कहाँ आ रहा है? शिनजियांग से लेके सीधा कोंगपो एरिया में, नीथरी में, चेंगडू से लेके नीथरी में, गुलमुद से लेके लहसा से नीथरी में। उनका गोल जो है एकदम क्लियर है। हिमालयन जितना भी है, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर से अरुणाचल तक सब रेलवे लाइन हो, हाईवे हो, और एयरफील्ड हो, और एयरपोर्ट्स हो। उन्हीं का वो डिफेंस, मतलब इंडिया के ऊपर एग्रेशन कर रहा है ना। मैं अब 5 फिंगर में तिब्बत जो पाम है, और 5 फिंगर है लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, उसके पीछे आ रहा है। क्यों इसके ये 5 उंगली के पीछे क्यों आ रहा है? उनका एक विस्तारवादी की सोच में यह है, जो हिमालय कब्जा करेंगे वो साउथ एशिया को डोमिनेट करेंगे। तिब्बत कब्जा कर लिया, इसलिए 5 उंगली के पीछे आ रहा है। 5 उंगली कब्जा करने के बाद वो उनका विश्वास ये है कि साउथ एशिया को डोमिनेट करेंगे, है ना। रेलवे लाइन सब कुछ हो जाए तो डोमिनेट करेंगे, इसलिए आ रहा है। तो आपने कहा रेलवे लाइन जो है, देखिए गुलमुद से है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे 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 कहाँ जाता है? यूरेनियम माइनिंग,
कॉपर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, लिथियम माइनिंग। तिब्बत में 136 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स है। जितना भी मिनरल्स है वहाँ, जितना भी बड़ा बड़ा माइनिंग है, देखो रेलवे लाइन सीधा जा रहा है इस तरफ जाके, फिर उधर। यहाँ गांव है, गांव में रेलवे लाइन नहीं जा रहा है उस तरह क्यों तो उनका तो वो कॉलोनियल माइंडसेट है ना। जहाँ भी रिसोर्सेस है, जहाँ उनको मिलिटरीली जो एक्सपेंड करना है, उसी तरह रेलवे लाइन और हाईवे आ रहा है। सो डेवलपमेंट हो रहा है। सवाल ये है कि किसको फायदा ज्यादा हो रहा है। चीन का वो सिटीजन लोग, हान चाइनीज जितने भी आते हैं, उनके लिए सुविधा हो गया। हाँ, ऐसा में चाहिए 90% ऑफ बिजनेस जो है, व्यापार जो है, चीन कंट्रोल करता है। पहले लाइसेंस उनको देता है, रिक्शा का लाइसेंस भी उनको देता है, रोड का वो जो मार्केट पे उनको दे देता है। तो इस तरह से कब्जा, हान चाइनीज को बेनिफिट हो रहा है। तो पॉलिटिकल वो लोग तो बहुत पावरफुल है, इसलिए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा चीन लोगों को हो रहा है। इसलिए लेट पेंशन लामा, 10 पेंशन लामा 2 हफ्ते पहले उनको, हम तो कहते हैं उनको मौत कर दिया, पॉइजन कर दिया। वो कहा है कि चीन सरकार, जब वो तो बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल था चीन का, हाँ जी, वो उसने कहा कि जितना भी चीन क्लेम कर रहा है तिब्बत को उन्नति के बारे में, वो कहा है कि अभी तक चीन ने जितना भी तिब्बत से लेके गया, हाँ, और वो दो कंपेयर करे तो तिब्बत को कुछ भी नहीं मिला। चीन ने ज्यादा लिया हुआ है। तो देखिए 400 डैम से इतना एनर्जी ले जा रहा है, हमारे मिनरल्स इतना ले जा रहा है, अपनी जनता को लेके सब्सिडाइज करके वहां पे सेटल करने की कोशिश कर रहा है। तो डेवलपमेंट है, डायरेक्ट उनको बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, अभी हम जो है कॉलोनियल माइंडसेट की बात कर रहे थे, तो एक सवाल तो ये भी उठता है कि वो चीन जो खुद कॉलोनियल पावर से लड़ा, जो अपने वैश्विक काल में उन लोगों से उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वेस्टर्न पावर्स का उस पर कब्जा था, वो खुद विस्तारवाद की एक्सपेंशन की पॉलिसी में जो है कैसे आ गया, कहाँ पे गलती हुई? तो वो लोग बहुत चतुर है ना, उनको नैरेटिव जो है बहुत अच्छी तरह से घुमा लेते हैं। उनका हर स्कूल में, किताब में ये पढ़ाता है कि 100 साल में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज उनको दबाया, कॉलोनाइज किया, तो वो हमारा इतिहास के अनुसार ये मिस्टेक है, हमें ये सबक सीखना है और हमें हमारा रिवेंज लेना है। तो जो 100 साल में हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए चीन को सारे संसार में नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, तो वो नैरेटिव ऐसा है, हम विक्टिम है, अब कॉलोनाइजर का विक्टिम है, अब विक्टिमाइजर हो गया है। तो हम तो यही कहते हैं, अब तो कहते यही है, पढ़ाते यही है, अब तो विक्टिमाइजर हो गया। नहीं नहीं, कैसे विक्टिमाइजर? हम जब कॉलोनियलिज्म का विक्टिम हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप विक्टिमाइजर हो जाए। जब हम कहते हैं ना, वो तो तिब्बत के बारे में, हाँ हाँ आप लोग तो वेस्ट का सपोर्ट है, वेस्ट का पपेट है, हमने वेस्ट ने हमें कॉलोनाइज किया। देखो इतना अच्छे, वो ब्रिलियंटली ट्विस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि मतलब आप जब कॉलोनियलिज्म का विक्टिम है, तो आप विक्टिमाइजर, वो लाइसेंस नहीं मिल सकता है। दो गलत एक को सही नहीं कर सकता है कि नहीं? तो वो माइंडसेट है, वो मानते हैं। भाई उनका ये भी है, देखिए भारत में जो चीन के बारे में पढ़ते हैं ना, उतना डीप से नहीं पढ़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में नंबर 1 ये लिखा है, उन लोग ने कम्युनिस्ट पार्टी को सेटल करने के लिए 3 पहाड़ को तोड़ दिया। एक फ्यूडलिज्म, हाँ, एक मार्केट का, हाँ, एक वो है ताइवान का, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ, तो वो फ्यूडलिज्म एक इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, हाँ, और मार्केट का वो कहता है। हाँ, वो कॉलोनिज्म वो कहते हैं पहाड़ हमने तोड़ा, हाँ, है ना? और वही कर रहा है अभी, क्योंकि चीन का मैप में देखे तो इतिहास में यहाँ सिर्फ 40% टेरिटोरी में 90% ऑफ हान चाइनीज अभी भी वहीं रहता है। बाकी 60%, तिब्बत करीब 20 to 25% है, शिनजांग करीब 17-18% है, मंगोलिया 18 to 20% है, और वो मंचूरिया सब जोड़े तो अभी चीन का मैप जो है वो तो कॉलोनियल पावर है, सब कब्जा करके ही चीन बना हुआ है। इसी में एक सप्लीमेंट्री सवाल सर ये आता है डॉक्टर साइंगे कि आप बीते
समय में भी कई बार कह चुके हैं और लगातार कहते रहे कि भारत को जो है वो तिब्बत का मुद्दा और स्पष्टता के साथ और क्लैरिटी के साथ और थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में उठाना चाहिए। बट अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं क्षेत्रीय स्तर पर देखें या ग्लोबल ऑर्डर के स्तर पर देखें और भारत जहाँ पे है, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार कि हम अपने जो पड़ोसी हैं उनसे सबसे एक बैलेंस का एक रिश्ता बनाकर देखें। तो अभी ये जो बातें हो रही हैं कि अगर अभी भारत चीन का तिब्बत का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाएगा तो ये जो नया ऑर्डर है उसमें उसकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। तो इस पे क्या मानते हैं? वो मैं देखिए हम लोग चीन के खिलाफ काम करते हैं, मगर चीन का सोच जो है उनका ना स्ट्रैटेजी जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वो बहुत स्मार्ट है। देखिए अगर हम दोनों के बीच में दोस्ती होना है तो तिब्बत के बारे में कम बोलो, ताइवान के बारे में कम बोलो, हांगकांग के बारे में कम बोलो, तो हम दोस्ती कर लेंगे। तो भारत तो कम बोलते जाएगा और चीन घुसते आएगा। पड़ोस में सब घुस लिया, हमने बात किया ना, बॉर्डर में भी घुस रहा है। हाँ देखिए तिब्बत कब्जा होने के बाद भारत को कितना नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल वो डैम जो ब्रह्मपुत्र डैम बन रहा है, अगर तिब्बत स्वतंत्र होते तो भारत का कंपनी आके वहाँ डैम बनाते, हम खुशी से वेलकम कर डैम बनाते, हम प्रॉफिट शेयर करते। 300 मिलियन जनता नॉर्दर्न इंडिया में सबको इलेक्ट्रिसिटी मिलता। तिब्बत कब्जा होने के बाद 300 मिलियन हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी अब चीन की तरफ जा रहे हैं और सीमा में इतना वो एक्सपेंडिचर अभी भारत कर रहा है, करीब 2 लाख से 5 लाख का जवान वहाँ पे डिफेंड कर रहा है। उसका जितने भी एक्सपेंडिचर सब भारत के किसी और पे कर सकता है। तो हाँ, अगर आवाज़ नहीं उठाने से वो डैम भी बिल्ड करेंगे, इनकर्जन होते रहेंगे, जो चीन को करना है वो करते रहेंगे। क्योंकि भारत ने 1950 से अभी तक जोर से आवाज़ नहीं उठाया, इसलिए तिब्बत को कब्जा करने के बाद भारत को डायरेक्ट सुरक्षा और इकोनॉमी का डायरेक्ट चैलेंज और डायरेक्ट थ्रेट हुआ। क्योंकि इतिहास के अनुसार तिब्बत मतलब चीन और भारत के बीच में 1 इंच का जमीन का सीमा नहीं था, तिब्बत कब्जा होने के बाद हुआ। इसलिए हम अब एक थोड़ा अलग सा हो गया, मगर रिलेटेड है। जर्नलिस्ट है, मीडिया है, हम लोग में ना वो जब गालवान हुआ था, मैंने इंटरव्यू दिया था, सब लोग वही पूछ रहा था कि गालवान हमारा सीमा में चीन का सिपाही क्यों घुस रहा है। क्योंकि आप खुद कहते हैं कि भारत और चीन का सीमा, आप खुद चीन का सीमा कहेंगे तो उनका जवान आएंगे और अंदर भी आएंगे। इतिहास के अनुसार तिब्बत और भारत का सीमा था। तो अब हम सब लोग कहें कि ये तिब्बत का सीमा है, तो चीन वो जो कर रहा है वो इलीगल है कहेंगे, तो हम भी कहेंगे, भारत भी कहेंगे, सारे संसार कहेंगे कि अब यहाँ क्यों घुस के आ रहा हो। मतलब आप चाहते हैं कि भारत सरकार एक तरीके से और एक ऑफिशियल स्टैंड ले और भले ही आधिकारिक तौर पर तिब्बत को देश के तौर पर मान्यता न दे, लेकिन उस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल जरूर हो। तो भैया प्रैक्टिकली वो स्टैंड कैसा दिखेगा? हाँ, अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल 1914 में सिमला एग्रीमेंट साइन किया हुआ था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। उसके अनुसार वो मैकमोहन लाइन बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश में ड्रॉ किया। अब भारत भी यही चाहते हैं, यही मानते हैं कि मैकमोहन लाइन ही बॉर्डर हो। अब भारतीय जनता लोग सब कहते हैं मैकमोहन लाइन बॉर्डर है, ऑफिशियली कहते ही नहीं है। क्यों कहते हैं कि चीन नहीं मानेगा। तो देखो, आपने खुद साइन किया हुआ बॉर्डर, ब्रिटिश इंडिया बाद में 1954 में भारत ने साइन किया ना पंचशील, तो आपने खुद दस्तखत करके मान लिया वो सीमा है। हाँ, अब आप नहीं कहोगे तो आपको नुकसान होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, और हमारा निर्वासित सरकार धर्मशाला में है, तिब्बती निर्वासित सरकार, हम भी उनका सीखों हुआ वहाँ पर है। एक बार वो लाल बहादुर शास्त्री जी जब थोड़ा देर के लिए प्राइम मिनिस्टर हुआ था, उन्होंने खुद कहा था कि हम ये इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कर सकते हैं। परम पावन दलाई लामा जी को अगर छोटा सा करना है, परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न भी दे सकते हैं। क्योंकि भारत रत्न जितना भी उनका अवार्ड्स के लिस्ट है देखिए, उसमें से टॉप 3 में परम पावन दलाई लामा जी।
सारे संसार में जितना भी अवार्ड है, यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंटल अवार्ड हो या नोबेल पीस प्राइज अवार्ड हो या रिलीजियस रिलेटेड टेम्पल्टन पीस प्राइज हो या अमेरिका से कहो तो कांग्रेस में, सब कुछ करीब 150 इंटरनेशनल अवार्ड, मेरा ओन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ऑनररी डिग्री उनको अभी तक दे चुका है। सिर्फ भारत रत्न देने के लिए भी अभी तक वो हेजिटेशन जो देख रहा है ना, तो सोचता हूँ कब तक, 60 साल तक कितना नुकसान दिया है भारत को, क्योंकि न बोलने के कारण से। अभी जो है ना, अब यही है ना, भारत अब चीन और ट्रम्प का टैरिफ के बारे में हो रहा है, आप देखिए इधर उधर करके वो डैम बनाएंगे तो भारत को ही नुकसान है ना। ये तो भारत की बात होगी, मैं इसको ऐसे भी समझना चाहता हूँ क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं कि अब जो आज़ादी, जो तिब्बत की आज़ादी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब पूरी तरीके से चीन से हट जाए। आप एक ग्रेटर ऑटोनमी चाहते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में तिब्बत के लिए इस आज़ादी का मतलब है क्या? मतलब एक क्लियर स्टैंड अभी क्या है कि हमारा ये स्टेटेड गोल्स हैं, हम ये हासिल करना चाहते हैं, और तिब्बत के लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? और इसी में जो है वो मिडिल वे पाथ जो आता है, और पिछले इतने मध्य मार्ग नीति, जी मध्य मार्ग नीति, तो मिडिल वे ये अरे हिंदी थोड़ा आ रहा है। आज़ादी का मतलब, कई बार हम जब बात करते तो आज़ादी का मतलब हम समझना चाह रहे हैं कि क्या है इस आज़ादी का मतलब। देखिए, इतिहास के अनुसार तिब्बत स्वतंत्र था जी, क्योंकि 9th सेंचुरी में जाएंगे, 823 का ट्रीटी चीन के साथ साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी तिब्बती है तिब्बत में खुशी रहेंगे, जितने भी चीन लोग हैं चीन में खुशी रहेंगे, और हमारा बॉर्डर ये है, उस पे घुसपैठ कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों ने साइन करके ट्रीटी अभी भी है। तो वहाँ से तिब्बत इतिहास के अनुसार स्वतंत्र था, और हमारा इंटरनेशनल लॉ के अनुसार हमें आज़ादी का हक है, राइट है, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। मगर परम पावन दलाई लामा जी ने सोचा, देखो दोनों आपस में मिलके बीच में आके बात करें। तो मध्य मार्ग का नीति सोच लिया, हम मध्य बीच में आते हैं। तो क्या है कि आप तिब्बत में जो कब्जा करके सप्रेशन रिप्रेशन कर रहे हैं, मारपीट जो भी कर रहे हैं तिब्बत में, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन, कल्चरल एसिमिलेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, हाँ, और पॉलिटिकल रिप्रेशन कर, उसको अंत करो, बंद करो, और हम बीच में आएंगे, और हम वो तिब्बत का सॉवरेंटी जो है, चाइना का सॉवरेन टेरिटरी इंटीग्रिटी को चैलेंज नहीं करेंगे, हमें जेन्युइन ऑटोनॉमी दे, ये हमारा मध्य मार्ग का नीति है। तो परम पावन दलाई लामा जी ने अपने एनवॉइस भी बहुत बार चीन में गया, बात किया, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, इसके बारे में हमें जरा बताइए कि जो आप एनवॉइस की बात जो आप कर रहे हैं कि चीन से डायलॉग, बातचीत जो चलती रही, ये कब चलती रही, क्या अभी भी चल रही है? और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी आपका जो करंट स्टेटस है मूवमेंट का, कि हम ये सारी चीजें चाहते हैं, तो क्या उनको लेकर चीन से कोई बात चल रही है या कभी हुई है? हाँ, देखो लेट 1970s 80s तक ना इनफॉर्मली डेलीगेशन गया था, मगर 2002 से 2010 तक ऑफिशियल डेलीगेशन गया। उसके बाद 2010 में अंत बंद हो गया। मगर इस किताब में परम पावन दलाई लामा जी ने वॉइस फॉर द वॉइसलेस, जो पॉलिटिकल उनका बायोग्राफी, उसमें लिखा हुआ है 2019 में इनफॉर्मली जो परम पावन दलाई लामा जी से मिलने आते, उनका लास्ट मीटिंग 2019 में है। उसके बाद वो इनफॉर्मल मीटिंग भी नहीं है, तो वो अंत हो चुका है। इसकी किताब में साफ नहीं लिखा है, मगर हिंट ये किया है कि जो बात करने वाला का वो इन्वायरमेंट जो है बहुत मुश्किल है, शायद 2019 में अंत हो गया है, एंड हो गया है। तो हाँ, तिब्बती जनता में ये भी विश्वास करता है कि 2002 से 2010 तक हमारे बीच में एनवॉइस 9 बार गया, वो भी हमें थोड़ा घुमाने के लिए गया, क्योंकि वो 2008 का ओलंपिक्स जो था ना, उनका बिड कर रहा था, उनके खिलाफ तिब्बती लोग आंदोलन करते, सब लोग आंदोलन कर रहे थे। तो हमें घुमा के ले जाने के लिए कहा कि बात करते, आप आ जाइए, हम लोग भी खुश हो के बात करने के लिए गया। हाँ, उनका तो वही नहीं था, उनको कैसे धोखा दूं, उनको कैसे घुमा के ले जाऊं। हाँ, 2008 का ओलंपिक मिल गया, 2009 में गाली दिया हमारा इनवॉइस को, पहले से ही छोटा छोटा गाली दे रहा था, बहुत बड़ा गाली दिया। जो हमने मध्य मार्ग नीति का जो पेपर जो उनको प्रेजेंट किया, वो कहा ये इसमें तो वो
क्या कहा कि वो छुपा हुआ स्वतंत्रता का वो है स्ट्रेटजी है, ऐसे गाली दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खत्म कर दिया। 2000 ओलंपिक मिल गया, 2009 में अंत, 2010 में लास्ट बार गया, बस खत्म। तो उनका ना सोच स्ट्रेटजी प्लानिंग जो है बहुत शुरू होता है ना। तो फिर ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी, मतलब अगर सामने वाला बात ही नहीं करना चाह रहा है और अपना आपके अकॉर्डिंग जो कब्जा है, तो उस पे जब बात ही नहीं होगी तो फिर कोई सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? तभी तो वो जो अभी मध्यम मार्ग नीति जो है वो ऐसे पॉलिसी डिबेट कर सकता है, क्योंकि चीन का सरकार वो तो उनका ना इंपीरियल हिस्ट्री 2 से 5,000 का इतिहास देखे, वो डिसीट जो है ना, सुनजू वो कहते हैं स्टार्ट वो आर्ट ऑफ वॉर, उसमें वो धोखा कैसे देना, डिसीट कैसे, उनको बेवकूफ कैसे, उनका वही है स्ट्रैटेजी। हाँ, बिना लड़े दुश्मन को हरा। बिना लड़े भी तो कैसे लड़े हो, वो डिसीट का। हाँ, तो हमें भी यहाँ पॉलिसी ऐसे वो मध्यम मार्ग नीति जो है ऐसा पॉलिसी डिबेट कर सकते हैं। हांगकांग को ऑटोनॉमी दिया हुआ था, वो भी ले गया, तो हमें तो दिया ही नहीं, तो वो ले जा रहा है, भारत से भी ले रहा है, सारे संसार से वो ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, वो देने का सोच भी नहीं, देते नहीं है, तो हमें क्यों देगा? पॉलिसी डिबेट कर सकता है, ये मध्यम मार्ग पॉलिसी जो है हाँ डिबेटेबल ऐसे स्ट्रैटेजी। ये परम पावन दलाई लामा जी का स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट है। हम मध्यम मार्ग करके जाएंगे तो संसार में दरवाजे खुलेंगे। हाँ, तो हम जा सकते हैं, वाशिंगटन डीसी जा सकते हैं, ब्रसेल्स जा सकते, तिब्बत के इश्यू को हम खड़ा कर सकते तो हैं। एक आप एक मोरल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक वैसे जैसे वियतनाम युद्ध के दौरान वहाँ के बौद्ध मॉन्क्स ने एक तरीके से समर्थन जुटाया पूरी दुनिया से कि कितना सारा अत्याचार यहाँ पर हो रहा है। तो अत्याचार पे अगर हम बात करें तो इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि तिब्बत में बहुत ज़्यादा कल्चरल रिप्रेशन चीन की तरफ से, धर्म संस्कृति। एक बात ये हो सकती है कि भाई आप कम्युनिस्ट हैं, आपकी एक स्टेट पॉलिसी है कि धर्म को बैन कर, मतलब ऑफिशियली ना करे बट अनऑफिशियली आप ऑफिशियली बैंड है। जो सो कॉल्ड कल्चर रिवॉल्यूशन वहाँ पे चाइना में चलाई गई माओ के टाइम से, उसको हम देखते हैं। और अभी जब ये खबरें आती हैं शिनजियांग से कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है वो एकदम से ख़त्म कर दी गई है। इमाम्स जेल में हैं, बहुत सारे लोग कंसंट्रेशन कैंप्स में। और इस पे जो दुनिया है तमाम, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों या हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इन सब पे चुप रहता है। थोड़ा बहुत जब बात होती है तो वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से होती है, और उसमें भी अब यूरोप क्योंकि चाइना से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसने भी इन मुद्दों पर बात करना बंद कर दिया है ऑलमोस्ट। तो ऐसे में जो ये वाला जो पहलू है कल्चरल रिप्रेशन का, चाहे वो तिब्बत की बात हो या शिनजियांग की बात हो, तो इसको किस तरीके से देखा जाए डॉक्टर? पहले सवाल जो था ना उसी सच जो है ना, सच होता है, सत्य का हमारे तिब्बत के झंडा उठा के सारे संसार में जाके हमारा जंग जो है वो अहिंसा के जंग है, मगर लड़ते जाना चाहिए, इसी तरफ से जाना चाहिए, वो सारे संसार अवेयरनेस सपोर्ट लेना चाहिए। कल्चर रिप्रेशन जो है देखे तो वो उनका पॉलिसी है, वो धर्म मानते ही नहीं है, धर्म कहते हैं ये तो पॉइजन है। और कम्युनिस्ट पार्टी लोग है, धर्म को मानना वो उनका बैन कर चुका। आपने शिनजियांग के बारे में कहा, वहाँ फॉर एग्जाम्पल रमज़ान में पार्टी लोग जितने भी मीटिंग में लंच में रख के खाना खाना पड़ता है, वो लोग व्रत रखते हैं ना, कर नहीं पाते, उनको तो नाम भी मोहम्मद बगैर दे नहीं पाते हैं, और मॉस भी तोड़ रहा है। आपने सही कहा, मैंने वो एक बार वो इमरान खान किसी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को वो सवाल करते हुए देखा है, जब वो कहते हैं कि हम मुस्लिम इशू जितने भी उसमें बहुत जोर से कहते हैं, पर कहा कि वो शिनजियांग में क्या हो रहा है, हाँ ये थोड़ा मुश्किल है उनको जवाब देना। क्यों? वहाँ भी आपने कुरान को वो जला रहा है, मॉस को तोड़ रहा है, हाँ, और इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। करीब 2 से 3 मिलियन लोग जबरदस्त कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ो, कुरान मत पढ़ो, ऐसे भी जबरदस्त कर रहा है। और मुस्लिम कंट्रीज लोग, अरब कंट्रीज लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो फिर और तिब्बत में अपने कल्चर रेवोल्यूशन किया। सब लोग कहते हैं कि कल्चर रेवोल्यूशन के समय बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है,
मगर तिब्बत में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ 3 साल कल्चर रेवोल्यूशन के पहले हुआ, क्योंकि परम पवन पेंशन लामा ने 70,000 कैरेक्टर्स करके एक पिटीशन माओ सेतुंग को सबमिट किया हुआ था 1962 में। कल्चर रेवोल्यूशन 65 में हुआ। 98% ऑफ जितना भी हमारा मंदिर है तोड़ डाला। 98%, 99.9% जितना भी हमारा प्रिस्ट है, मंग लामा जो है, उनको अपने कपड़ा उतार के मंग से मोनास्ट्रीज निकाल दिया। हाँ, और 75% जितना भी हमारा वो है स्टैचू है, वो स्क्रिप्चर है, सबको बर्न कर दिया। जो हजारों साल तक हमने मेहनत करके ना, अब धर्म के बात है, हम टेम्पल में, मंदिर में तो बहुत कुछ हमारा वो स्टैचू होता है, बहुत है, सबको तोड़ के अब 75% है ही नहीं, इस संसार में नहीं है। तो ऐसे करके अभी भी बुद्धा का स्टैचू है, मूर्ति है, तोड़ रहा है अभी भी, मगर तिब्बती लोग बना रहा है। गुरु रिम्पोछे का जो स्टैचू उनको भी तोड़ रहा है, अभी भी मंदिर भी तोड़ रहा है अभी भी। तो हम लोग तो धर्म मानते हैं, तो धर्म मानने इसके लिए हमें बोलना चाहिए, यहाँ ये हो रहा है, सब कुछ बोलना चाहिए। तो हम रिपोर्ट देते रहते हैं सारे संसार में, तो वो तो अधर्म को मानते हैं। इसलिए ना हम ये भी कहते हैं भारत को ये सोचना चाहिए, भारत तो धर्म मानने वाला देश है, वो अधर्म मानने वाला देश है। ये कंपटीशन ना वो हाथी और ड्रैगन के बीच सिर्फ नहीं है, धर्म वो अधर्म मानने वाले बीच के वो रेस भी है। तो हमें धर्म को जीतना ही है। अच्छा, ये धर्म की जो है हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तिब्बतन बुद्धिज्म के जो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा की बात करते हैं, उनके रीइंकारेशन का जो मुद्दा है, उनके उत्तराधिकार का जो मुद्दा है, वो इस वक्त पे सबसे बड़ा मसला बना हुआ। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि जो उनका पुनर्जन्म है वो फ्री वर्ल्ड में होगा, और जो गैडन फोड्रंग ट्रस्ट है वो ही इस प्रक्रिया की देखरेख करेगी। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि चीन या कोई और ताकत जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ऐसे में ये आगे कैसे इसको आप जाते हुए देखते हैं? दूसरी चीज़, पहली चीज़ की ये जो दलाई लामा ने जो बयान दिया, जो लेटर लिखा, उसकी अहमियत क्या है, और ये पूरा जो रीइंकार्नेशन की जो प्रोसेस है वो चलती कैसे है, किसकी लीडरशिप में चलती है, कौन जो है ये पहचानता है, इसके बारे में हमें दिलचस्पी, ये बताइए हमें। ये सवाल तो बहुत गंभीर है, मेरे को 1 घंटा लगेगा जवाब देने के लिए, मगर छोटे से दे दो। इस किताब में भी लिखा हुआ है कि परम पावन दलाई लामा जी का जन्म जो, उनका अवतार जो है, पूर्ण अवतार जो है और पूर्ण जन्म, वो चीन में नहीं होंगे, आउटसाइड फ्री वर्ल्ड में होगा। ये साफ कह चुका है। अब ने कैसे होगा, कहाँ, यही है उनका बेसिकली ये है कि परम पावन दलाई लामा जी हमारा गुरु है, उनका सोच, उनका विचार, उनका डिसीजन है, कहाँ पैदा हूँ, कब पैदा हूँ। अच्छा, सॉरी, मैं आपको जो इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब आप कह रहे हैं चीन में नहीं होंगे, तो क्या उस तिब्बत में भी नहीं होंगे जो चीन के कब्जा? अभी चीन के कब्जा में है ना, इसलिए अभी नहीं होंगे। उस तिब्बत में भी नहीं होंगे? उस तिब्बत में नहीं होंगे। तो क्या अभी फिलहाल दलाई लामा भारत में है, और जो है एक कम्युनिटी जो है तिब्बतन बुद्धिज्म की, वो भारत में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में भी हो, और वो कैसा होगा फिर? हाँ, इसके क्या वो अनुपम खेर का डायलॉग है ना, कुछ भी हो सकता है, कहाँ भी पैदा हो सकता है कि नहीं? हाँ, टेक्निक कहाँ भी पैसा हो सकता है, मगर भारत में होने का वो पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा भी है, क्योंकि परम पावन दलाई लामा खुद कहता है, आई एम प्राउड सन ऑफ इंडिया। जो हमारे दिमाग ज्ञान जो है वो नालंदा का है, और हमारा वो बॉडी जो है दाल रोटी खा के बड़ा हुआ हूँ। भारत को इतना प्रेम करता है परम पावन दलाई। हम लोग भी, तिब्बती लोग सब, हम भारत को है ना बहुत ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि जितना भी भारत देश ने हमारे लिए किया, जितना भी भारत जनता ने हमारे किया, किसी देश ने नहीं किया। हमारा देश नहीं था, सब कुछ खो गए थे, भारत ने हमें स्वागत किया। हमें जो भी है, आपने कहा ना वो स्वेटर बेचते, हाँ, छोटा सा कॉर्नर में ज़मीन हो तो हम वहीं पर दुकान खोल के व्यापार कर लेते, हमारा अपने पैर पे खड़े हो जाते। सेटलमेंट है, जितना भी मंदिर हमने भारत ने बनाया है, स्कूल भारत में, हम भी तिब्बती स्कूल से पढ़ के बड़ा हुआ है। इसलिए जितना भी किया है किसी ने नहीं किया है, इसलिए भारत में होने का चांस बहुत अच्छा है। मगर अब इस होलिनेस का स्टेटमेंट में बारे में कहा था ना, वो स्टेटमेंट में 5 पैराग्राफ है। 3rd पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू रीइंकार्नेशन आएंगे। थर्ड पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है, 14 साल में 2011 सितंबर में उनने वो रीन का अवतार के बारे में स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद 14 साल में मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, हाँ, तिब्बत से भी, चाइना से भी बुद्धिस्ट लोग भी, हाँ, सबने प्रार्थना किया कि आपका अवतार आना चाहिए, जन्म होना चाहिए। मंगोलिया, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, हिमालयन रीजन, सारे संसार से 14 साल तक उनको रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि ये शिक्षा और गुरु के बीच का रिलेशनशिप है। हम शिक्षा लोग, फॉलोवर लोग आपको गुरु इतना मानते हैं, आपको इतना पसंद करते हैं कि आपका जन्म और एक बार और होना चाहिए। तो इस ने कहा हम ठीक है, आप लोग इतना चाहते हैं तो आई ब्लेस यू, हम आएंगे। लेकिन चीन का तो इस पे कहना है कि दलाई लामा, अगले दलाई लामा को चुनने का जो अधिकार है वो सिर्फ जो है चीन के पास ही है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि तिब्बतन बुद्धिज्म को यहाँ पे आप दलाई लामा कोई रिंकार जो चीन में पैदा नहीं हुआ, चीन कह रहा है कि उसका अधिकार सिर्फ उसके पास है। वो ग्लोबल अर्न और ऐसी किसी रिवायत की बात करता है जिसके तहत वो दलाई लामा चुनते हैं। तो पहला तो सवाल ये कि वो उसको इससे फ़ायदा क्या होगा, दलाई लामा की पहचान पर कब्जा करके क्या उसे फ़ायदा मिलेगा, और आगे चल के क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो दलाई लामा, जैसे पंचेन लामा के केस में हुआ, वैसी भी कोई स्थिति आ सकती है, दो दलाई लामा? देखिए, आपने चीन का अधिकार कहा ना, चीन का अधिकार खुद बना लेते हैं कभी भी। वो कहते हैं हाँ तावांग तो हमारा ही है क्योंकि हमारे पास अधिकार है, भूटान का जमीन हमारा है, नेपाल ये हमारा है, सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, बहुत कुछ, क्यों, हमारा कुछ इतिहास के अनुसार अधिकार है। हाँ, वो तो अधिकार खुद बना लेते हैं। वो गोल्डन अर्न का भी जो है अधिकार खुद बना हुआ है, क्योंकि उस समय आप इतिहास में बहुत लंबा है, छोटा सा है कि उस समय एक उनका एम्परर था, खुद को बुद्धिस्ट समझता था, वो अच्छा है, मगर उनका ना वो उनका एक उन्हें थंका बना हुआ है, मगर बुद्धिस्ट समझता था अच्छा है, वो खुद को बुद्ध समझता था। ये कैसा, बुद्ध से 108 बुद्ध से सबसे बड़ा खुद समझता था। और उसने एक थंका लिखा हुआ है, उसने कहा कि ये थंका जो स्क्रोल जो है उसके सामने गोल्डन अर्न को करके उसमें से दलाई लामा को चुनना है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम बुद्ध से सबसे बड़ा बुद्ध है, उनको प्रार्थना करके चुना। चीन ने भी वो नहीं किया, गोल्डन अर्न से किया, वो तो नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा अपने आप को ना वो हो गया, उनका मतलब बुद्ध हो समझ के ज्यादा पी लिया है उसने पहले से ही, जो बनाया हुआ था ना, बना हुआ था, बनने का कारण वेरी अनबुद्धिस्ट था। अनबुद्धिस्ट मतलब करुणा, कहाँ करुणा, इतना ईगो है कि हम सबसे बड़ा बुद्ध है। और चीन ने भी फॉलो नहीं किया। गोल्डन अर्न जो है उसने ये बनाया कि वहाँ रिंकार्नेशन सिस्टम में थोड़ा सा करप्शन है। गोल्डन अर्न लाने के बाद इतना करप्शन हुआ, हम चीन तो जानते हैं, जो लाल वाला लिफा देना वाला तो उनका संस्कार है, मतलब घुस देना तो उनका संस्कार है। करप्शन उतना आया कि वो गोल्डन अर्न तो करप्शन में डूबा हुआ था, इसलिए वो तो हाँ अधिकार है, इतिहास बना लेता है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले पेंशन लामा, जो हमारे 2 पेंशन लामा है ना, जो परम पावन दलाई लामा जी ने वो इंडोर्स किया, वो किडनैप कर दिया। और चीन का पेंशन लामा वो नकली पेंशन लामा को लाया, गोल्डन अर्न यूज के लाया। तिब्बती लोग मानते ही नहीं है। अगर गोल्डन अर्न में कुछ अधिकार है तो तिब्बती लोग मानना चैनहोल कर रहे हैं, नकली पेंशन लामा को नकली गोल्डन अर्न में डाल के हमें कहेंगे तो नकली तो नकली होता है, कौन मानेगा, कौन भी नहीं मानेगा। तो ओरिजिनल पेंशन लामा अभी भी किडनैप को, देखो 6 साल का बच्चा को किडनैप करके अभी तक गायब कर दिया है। कोई खबर है, आपको कोई खबर है या फिर तिब्बत शिशी को कोई खबर ये है कि उनका सारा फैमिली को तोड़ डाला। पेरेंट्स को एक चाइनीज फैमिली के साथ, 2 उनका वो भाई बहन, उनको 2 बहनें, उनको भी एक चाइनीज के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स को एक सारे चाइना में बांट दिया। और पेंशन लामा जो है उनको मिलिट्री कैंप में चाइनीज पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है, मिलिट्री ऑफिसर ने। तो वो मिलिट्री कैंप ना टाउन, मिलिट्री टाउन से जाते पढ़ के वो चीन फैमिली के साथ रहते, अपने पिता माता के साथ नहीं रहते। आपने भी कुछ देर पहले कहा कि हम ये मान चुके हैं कि उन्हें पॉइजन दिया जा चुका है, या फिर हाँ 10th पेंशन लामा को उनको पॉइजन दे के मार दिया। उनका पूर्ण रिइंकार्नेशन 11th को
परम पावन दलाई लामा उटाशी लुम्पू से ही कहा था कि ये गिनिन छे की नियमा ये बच्चा पेंशन लामा है। तो परम पावन दलाई लामा ने मान लिया, उन्हें अनाउंस कर दिया। अनाउंस करते ही उनको किडनैप करके अब गायब हो गया। उनके रिप्लेस में और ग्यानज़न नोबल लाया, क्योंकि उनका दोनों पिता माता ना कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर था। कहा कि ये पेंशन लामा है, वो हम गोल्डन आवर में डाल के बताते ये पेंशन लामा है। तिब्बती लोग ने तो गोल्डन आवर को पहले से मानते ही नहीं है, तो चीन ने चुना हुआ नकली पेंशन लामा को अभी तक मान ही नहीं रहा है। अच्छा, तो अगर जो है चीन अपनी जिद पे कायम ही हो जाए, अगर चीन जिद पे आ ही जाए, तो आपको उनसे कितनी उम्मीद है जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, देखो, फेथ मतलब ना अंदर से होता है, हाँ, है कि नहीं? तो आप सोचते हैं वो लोग तो आएंगे, वो कहें कि हाँ ये दलाई लामा है, उनका वो लाएंगे। अगर देखो भारतीय लोग को ये सवाल ये है, दलाई लामा उनको रिइंकार्नेशन अवतार को तो विश्वास ही नहीं, वो तो अधर्म मानने वाला देश थे। वो तो कहता है कि धर्म तो जहर है, हाँ, मगर धर्म गुरु को हम कब्जा करना है, क्यों? भारत से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सवाल ये है। वो लाएंगे नकली दलाई लामा और कहेंगे नकली दलाई लामा जितना भी हिमालय है वो सियाचिन ग्लेशियर से लद्दाख तक, अरुणाचल तक सब चीन का है, क्योंकि हिमालय में दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा जो मानने वाला बहुत है, हाँ, वो नकली दलाई लामा कहेंगे आप लोग सब चीन के साथ आ जाओ, भारत से खिलाफ लड़ो। भारतीय लोग मानेंगे? अच्छा, मानना नहीं चाहिए ना। हाँ। इसलिए परम पावन दलाई लामा रिइंकार्नेशन का जो इश्यू जो है, उनको वो नाफा कब्जा करके ना नाफा ले। उसे ये मंगोलिया देखिए, वहाँ रशिया तक जितना भी बुद्धिस्ट देश लोग हैं दलाई लामा जी को बहुत मानते हैं, उनको वो ऑफिस कब्जा करना चाहते हैं। इसमें सर रिइंकार्नेशन हाँ, एक सवाल सर इसमें ये है कि आपने अभी कहा कि हम पूरी दुनिया से एक तरीके से मॉरल सपोर्ट मांग रहे हैं और उनसे ये चाह रहे हैं। इसमें एक बड़ा नाम हम जब ये देखते हैं तब इसमें अमेरिका का उभर कर आता है, ऐतिहासिक तौर पर भी, चाहे बात ताइवान की हो या तिब्बत की हो या साउथ चाइना सी में या हांगकांग की हो, किसी की भी बात हो। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प 2.0 में विदेश नीति जो अमेरिका की खासकर है, वो अब एक तरीके से विड्रॉल, अगर हम कहें कि ट्रम्प ये कहते हैं कि हमें किसी और के मामले में अब ज़्यादा नहीं जाना है, जो कोई कुछ कर रहा है वो अपना जाने, हम अपने लोगों को, अपने रिसोर्सेज को नहीं भेजेंगे। इसी में फिर बात हो रही है कि जो यूएस एड फंडिंग हमने देखा कि इसको किस तरीके से कर्व किया गया। तो ऐसे में तिब्बत के लोगों की और ये जो लड़ाई है वो इसको इस डेवलपमेंट को कैसे देखेंगी, जो दुनिया की सबसे सुपर पावर है वो अपने हाथ पीछे खींच रही है और अब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ना बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि उनको कहते हैं उनको कहने देना चाहिए। आपने कहा कि वो जी यूएस एड फंड की उन्होंने यूएस संसार ऑर्डर से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ईरान में भी इंटरवेन किया, वेनेजुएला में देखो कितना बोर्ड तोड़ रहा है। हाँ, कहीं इंटरवेंशन जो आज कहते हैं कल कुछ करते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा, सो 2020 डोनाल्ड ट्रंप 100 में हमसे क्यों था, हमारा टीम ने लॉबी करके टिबेटन पॉलिसी सपोर्ट एक्ट पास किया 2020। उसमें सबसे बड़ा चैप्टर, पहले चैप्टर क्या है, रिइंकार्नेशन के बारे में। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि चीन सरकार इसमें इंटरफेयर कर नहीं सकता, जो भी इंटरफेयर करेंगे अमेरिकन गवर्नमेंट उनको सैंक्शन करेंगे। बहुत ये जो रिइंकार्नेशन के बारे में डिसीजन जो है परम पावन दलाई लामा जी और उनका फॉलोवर ही करेंगे। हमने लॉबी किया, वो पास हो चुका है, कानून है, ट्रम्प ने सही करके, वो अमेरिका का कानून है कि तिब्बती को सपोर्ट करे। रिइंकार्नेशन के बारे में स्टैंड क्लियर है। हम भी यही चाहते हैं कि भारत ज़्यादा ना कहे, यही कहें कि हाँ जो अमेरिका वो टिबेटन पॉलिसी सपोर्ट एक्ट में लिखा हुआ है हम उनको मानते हैं। तो अमेरिका का स्टैंड बहुत क्लियर है, इसलिए ट्रम्प 2.0 में भी वही रहेंगे और वहाँ तो बाईपार्टिसन सपोर्ट भी है अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन टिबेट के लिए अभी तक सपोर्ट है। हाँ, यूएसएआईडी वही है। जब हम 2011 में सिक्योंग बने तो करीब $2.5 मिलियन था। हाँ, तो हमने ऊपर जाके ना $12.5 मिलियन ईयर वो
मिलने को बनाया, तो पहले कट किया मगर 7 मिल अभी रिस्टोर किया हुआ है। सर हम तिब्बत की हिस्ट्री पर, दलाई लामा के रीइंकार्नेशन पर और बाकी और भी जो तिब्बतन स्ट्रगल है, तिब्बतन मूवमेंट है, इन सब पर बहुत तफसील से बात करना चाहते हैं, लेकिन टाइम कांस्टेंट भी है। तो जैसे हमने रीइंकार्नेशन का सवाल पूछा तो आपने ये किताब बताई, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। ऐसी ही कुछ और किताबें जो तिब्बतन स्ट्रगल को लेकर और बाकी ऐसे मुद्दों को और लेकर। किताबों से इतर मतलब आप ये भी बताइए कि भारत में ऐसे कौन से कल्चरल सेंटर्स हैं जहाँ पर तिब्बतन बौद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मूवीज भी, मूवीज के अलावा आप साउथ इंडिया में बेलकोपी जाइए, हमारा मंदिर है, मनकोट जाइए, हुबली के पास है, कोलेगल जाइए, और आप देहरादून जाइए, हाँ वहाँ पे है साक्या मोनास्ट्री वहाँ है, और आप सिक्किम जाइए, रुमटेक, दार्जिलिंग जाइए, और धर्मशाला ऑफ कोर्स परम पावन दलाई लामा जी, हमारा वो निर्वासित सरकार, सब पार्लियामेंट सब वहाँ है, हाँ। सो और मजूगर टीला में तो आजकल बहुत कुछ मिलता है। मोमो तो मशहूर है, मोमो ने जितना भी यूथ एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है वो गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट का स्कीम भी नहीं किया। हाँ, और अब लाफिंग कहाँ देखिए एक्सपर्ट हो गया है, और थूक पर सब कुछ किताबों में ये है। ये परम पावन दलाई लामा जी ने, हाँ लेटेस्ट किताब है, ये पढ़ी है, इसमें ज़्यादा नहीं 185 पेजेस है। वो पॉलिटिकली चीन के साथ बात करने के लिए, सारे संसार में तिब्बत इशू को सपोर्ट लेने के लिए कितना कोशिश किया, सब यही है। और ये पढ़ने से बहुत सीख जाएंगे। और अगर आपको रीइंकार्नेशन के बारे में जानना है तो माई लैंड एंड माई पीपल, उसमें एक चैप्टर है, वो 13 दलाई लामा का रीइंकार्नेशन सर्च कैसे किया, 14 दलाई लामा का कैसे उनने रिकॉग्नाइज किया, सब कुछ है। और अगर आप मूवीज़ के बारे में कह रहे हैं तो परम पावन दलाई लामा जी का विजडम ऑफ कंपैशन करके एक मूवी आ रहा है, अभी इनफॉर्मली दिखा रहा है, वो देखिए तो परम पावन दलाई लामा जी का सोच कैसा है, सब कुछ उसमें है, बहुत ब्यूटीफुली मेड मूवी। और हमारे दोस्त का एक मूवी है फोर रिवर सिक्स रेंजेस, हाँ वो चुशु गंडुक है ना, वो तिब्बती मिलिशिया ने, वॉलंटियर आर्मी सब जगह से तिब्बत में से ना, चीन के खिलाफ कैसे लड़ा। हम लोग सब ना, हम मानते हैं परम पावन दलाई लामा जी, हम अहिंसा मानते हैं, शायद चीन आके आसानी से कब्जा करके हम लोग भाग के आए, नहीं, हम लोग बहुत लड़े, हजारों लोग बंदूक उठा के उसको भी, चीन को भी मारा, हमें भी मार के जंग लड़ के, क्योंकि उन लोग तो 1-2 लाख लेके आए ना, हमारे पास तो 10-20 हजार वॉलंटियर आर्मी, जंग कैसे लड़े। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली परम पावन दलाई लामा जी को सिक्योरिटी लहासा से लेके बॉर्डर तक छोड़ा। ये मूवी का मोस्ट इमोशनल पार्ट ये है कि जितने लोग आए थे वो वॉरियर्स लोग, परम पावन दलाई लामा सिक्योरिटी देखे वो तावांग अरुणाचल में छोड़ के, उन सब ने हाथ जोड़ के परम पावन दलाई लामा जी ये कहा कि हम आपको यहाँ सेफली यहाँ पे पहुँचाया, हम वापस जाके चीन से लड़ेंगे। फिर उनको वहाँ वो बॉर्डर में छोड़ के वापस जाके फिर जंग लड़ा, हजारों लोग मरा। उनका ब्रेवरी जो है, आर्मी है, सब ये 4 रिवर 6 रेंजेस, वो हिंदी में भी डबिंग कर रहा है और भारत में दिखाएंगे, आप लोग सब जाइए। और तो वो मूवी देखने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि तिब्बती लोग अहिंसा मानते हैं, मगर अगर हिंसा करना चाहते हैं तो वो बहुत करते हैं, हाँ। तो अभी भी ना भारत का वो कारगिल वार है, जहाँ भी हमारा तिब्बती फौज लोग बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हमारे पास खून तो है, मगर परम पावन जी अहिंसा कहते हैं, तो हम लोग सब अहिंसा मान के अपने जो लीड करते हैं, हमें भी ये सौभाग्य है परम पावन दलाई लामा जी के साथ 10 साल काम करने को मिला, उनका राइट हैंड है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर करके। अभी भी मैं यहाँ अभी कहाँ था ना, अभी सितंबर से लेकर दिसंबर तक बहुत एकदम, मैं घर पे अक्टूबर में एक दिन ही जाता हूँ सूटकेस चेंज करने के लिए, पर यूरोप अमेरिका सब में भाषण देते तिब्बती इशू और परम पावन दलाई लामा जी का लेगेसी मैं बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि इस साल परम पावन दलाई लामा जी का 90th बर्थडे है। तो हम लोग सब गुरु को ना लॉन्ग लाइफ प्रेयर करके सब प्रार्थना करते हैं। तो हमारे तरफ से प्रार्थना ये है कि उनका लेगेसी, उनका थॉट, उनका विजन, उनने जितने भी तिब्बत और तिब्बती लोगों के लिए
स्ट्रगल किया, कंट्रीब्यूट किया, उनका छोटा सा कंट्रीब्यूट मेरी तरफ से हुआ। ये मेरा 90th बर्थडे का गिफ्ट और उनका लॉन्ग लाइफ प्रेयर है। मोर पावर टू यू डॉक्टर साइंगे। हमें वक्त देने के लिए और हमारी इन सारे मुद्दों पर जो क्यूरियोसिटी है उसको मिटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने किताबें, मूवीज़ और ये सारी चीज़ों के बारे में बात आपने सुनी है। इसके अलावा हमने ललन टॉप पर अलग अलग शोज़ में जो कुछ भी तिब्बतन स्ट्रगल और इन सारी चीज़ों पर किया है उसके लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसको देखिए। बाकी तिब्बतन स्ट्रगल से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।